नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र करंट अफेयर्स 2023 के पॉइंटर सीरीज के अंतर्गत आज की क्लास में उत्तर प्रदेश परिदृश्य को कंप्लीट कराया जाएगा। इसके पूर्व में राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट कराया जा चुका है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं उत्तर प्रदेश परिदृश्य को। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों को लाभ दिलाने के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने वृहद संतृप्तिकरण अभियान का प्रारंभ किया है। और ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का वृहद संतृप्तिकरण अभियान है, ये कब से कब तक चला? तो याद रखिएगा, 24 मई से 10 जून 2023 के बीच वृहद संतृप्तिकरण अभियान चलाया गया। और अगर ये पूछा जाए कि वृहद संतृप्तिकरण अभियान का संबंध किससे है, तो केंद्र द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पात्र कृषकों को लाभ दिलाने के लिए वृहद संतृप्तिकरण अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में KIUG कहते हैं, 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन किया गया। यानी KIUG 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हुआ। अब यह प्रश्न बनता है, ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हुआ, ये कब से कब तक हुआ? तो याद रखिएगा, 25 मई से 3 जून 2023 के बीच। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश में हुआ, ये उत्तर प्रदेश के किन जिलों में आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ, जिसमें वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। दूसरी बात, इस वर्ष जो KIUG है, यानी KIUG 2022 का जो आयोजन उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हुआ, ये कौन सा संस्करण था? तो याद रखिएगा, ये तीसरा संस्करण था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि KIUG 2022 के अंतर्गत कितने खेलों का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा, KIUG यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के अंतर्गत 21 खेलों का आयोजन किया गया। कितने खेल का आयोजन? 21 खेल का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में हरदोई और लखनऊ में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, पुस्करालू मेले का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, अप्रैल से मई 2023 के बीच वाराणसी में पुस्करालू मेले का आयोजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पुस्करालू मेले का आयोजन वाराणसी में अप्रैल से मई 2023 के बीच संपन्न हुआ। अब यह प्रश्न पूछा जा रहा है, ये जो पुस्करालू मेला है, इसमें किस उत्तर दक्षिण संगमम का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा, वाराणसी के पुस्करालू मेले में काशी तेलुगु संगमम का आयोजन किया गया। किसका? काशी तेलुगु संगमम का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, लखनऊ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया। और यह सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? 10 अप्रैल 2023 को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेप्सिको की फ्रेंचाइजी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के उत्पादन और बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास कहां पर किया? तो याद रखिएगा, गोरखपुर में पेप्सिको की फ्रेंचाइजी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के उत्पादन और बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास किया गया। यानी जो पेप्सिको की फ्रेंचाइजी है वरुण बेवरेजेस, इससे संबंधित प्लांट कहां पर स्टैब्लिश किया गया? गोरखपुर में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम। अब यहां पर देखिए, आपको 3 बातें प्रमुख रूप से याद रखनी होगी। सबसे जो महत्वपूर्ण बात पूछी जा सकती है, यदि इस प्रश्न को अच्छा बनाना हो, तो यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, यह किस मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया? तो आपका जवाब क्या होगा? मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। और दूसरी बात, ये जो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाना। क्लियर है? और ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, और ये प्रारंभ हुई 1 अप्रैल 2023 को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, मार्च 2023 में लखनऊ में 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन किया गया। क्लियर? तो याद रखेंगे, यह आयोजन लखनऊ में हुआ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप थी, जिसका आयोजन लखनऊ में हुआ, इसमें कुल कितनी टीमों ने प्रतिभाग किया? तो याद रखिएगा, इसमें 32 टीमों ने प्रतिभाग किया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेशम कृषि कला
2023 यानी जो रेशम कृषि मेला था 2023, इसका आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा 30 मार्च 2023 को रेशम कृषि मेले का आयोजन गोरखपुर में किया गया। यानी रेशम कृषि मेला 2023 कहां पर? गोरखपुर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में वो 3 प्रकार के रेशम कौन कौन से हैं और किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा इसमें पहला प्रकार है रेशम सहतूती, और ये जो रेशम सहतूती है ये गोरखपुर से संबंधित है। अगर हम बात करें एरी रेशम की, तो एरी रेशम का संबंध कानपुर से है, और एक होता है टसर रेशम, इसका संबंध सोनभद्र से है। यानी रेशम सहतूती गोरखपुर, एरी रेशम कानपुर और टसर रेशम सोनभद्र, ये रेशम के 3 उत्पादन उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और रेशम कृषि मेला जो है ये गोरखपुर में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंकुर उद्योग लिमिटेड के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया? तो याद रखिएगा गोरखपुर में। गोरखपुर में अंकुर उद्योग लिमिटेड की इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शहीद कोतवाल धनंजय सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण कहां किया? तो याद रखिएगा कोतवाल धनंजय सिंह गुर्जर प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। और यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो कोतवाल धनंजय सिंह गुर्जर प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ में शहीद कोतवाल धनंजय सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट्स पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन कहां किया गया? तो याद रखिएगा हरदोई में एक जगह है जिसका नाम है संडीला। तो हरदोई के संडीला में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट्स पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। और अगर यह पूछा जाए कि यह पेंट फैक्ट्री किस समूह से संबंधित है, तो याद रखिएगा बर्जर कंपनी से संबंधित है। यानी एक लाइन में आप यह समराइज कर सकते हैं कि बर्जर पेंट समूह की फैक्ट्री का जो उद्घाटन है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट्स पेंट फैक्ट्री होगी, ये हरदोई के संडीला में 5 मार्च 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के अंतर्गत खिलाड़ियों को कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के अंतर्गत खिलाड़ियों को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अब ये 3 श्रेणियां कौन सी हैं? पहला है ग्रास रूट स्तर, दूसरा है विकासात्मक स्तर और तीसरा है उच्च स्तर। अगला प्रश्न है प्रदेश में सक्रिय क्षय रोगी खोज अर्थात ACF अभियान का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सक्रिय क्षय रोग खोज अर्थात ACF अभियान का जो आयोजन है 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 के बीच हुआ। याद रखेंगे ACF अभियान का जो आयोजन है 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 के बीच हुआ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रदेश में फाइलेरिया प्रभावित जिलों में लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन हेतु MDA मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान का आयोजन कब हुआ? तो याद रखिएगा फरवरी से मार्च 2023 के बीच फाइलेरिया से प्रभावित जिलों में लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन हेतु MDA अभियान का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन कौन होगा? तो याद रखिएगा काशी विश्वनाथ धाम। जो काशी विश्वनाथ धाम है ये उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल कहां बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा वाराणसी के खिड़किया यानी नमो घाट पर देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। तो याद रखेंगे देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल वाराणसी स्थित खिड़किया घाट या नमो घाट पर निर्मित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया इन्होंने उत्तर प्रदेश में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर लिमिटेड अर्थात इफ्को के नैनो यूरिया तरल लिक्विड संयंत्रों का उद्घाटन कहां पर किया? तो याद रखिएगा बरेली के आंवला में और प्रयागराज के फूलपुर में। उत्तर प्रदेश में इन जिलों में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में इफ्को के नाम से जानते हैं, इसके नैनो यूरिया तरल संयंत्रों यानी लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया है। कहां पर? बरेली की आंवला और प्रयागराज के फूलपुर में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन वाला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 10वीं शताब्दी की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो याद रखिएगा कालिंजर दुर्ग से। कालिंजर दुर्ग से 10वीं शताब्दी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में खेती का सर्वे किस राज्य की तर्ज पर किया जाएगा? तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी खेती का सर्वे किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अयोध्या में जो ग्रीनफील्ड टाउनशिप शहर बनाना है वो किस जगह की तर्ज पर बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा गुजरात में एक शहर है जिसका नाम है साबरमती। तो गुजरात के साबरमती शहर की तर्ज पर अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप को स्टैब्लिश किया जाएगा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए,
पूछा जा रहा है कि गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नया नाम क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा, गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नया नाम चौरी चौरा होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की पहली मानव रहित कार किस संस्थान के द्वारा बनाई गई? तो याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज के द्वारा भारत की पहली मानव रहित कार बनाई गई है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी पर साइकिल से फतह कर रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो याद रखिएगा, गोरखपुर के उमा सिंह, यानी गोरखपुर के उमा सिंह ने हिमाचल प्रदेश की मनाली में स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी पर साइकिल से फतह हासिल कर रिकॉर्ड बनाया है। क्या नाम है? उमा सिंह। कहां से संबंधित है? गोरखपुर से। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा कालिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ कहां किया गया? तो याद रखिएगा, 17 फरवरी 2023 को बांदा से कालिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, यानी कालिंजर महोत्सव कहां पर? बांदा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय जिसका नाम रखा गया है थारू जाति संग्रहालय, कहां बनाया गया? तो याद रखिएगा, बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले गांव में उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया। कहां पर? बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले गांव में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, 4 फरवरी 2023 को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। कहां पर? लखनऊ में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने दर्ज किया है? तो याद रखिएगा, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। याद रखिएगा, फरवरी 2023 तक उनका जो ड्यूरेशन हुआ है वो 5 वर्ष 347 दिन का हुआ है और इस प्रकार वो उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज कर चुके हैं। अब ये प्रश्न बनता है कि योगी आदित्यनाथ से पहले उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम था? तो याद रखिएगा, यह रिकॉर्ड कांग्रेस के डॉक्टर संपूर्णानंद, किसके नाम था? कांग्रेस के डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम था। उनका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए जो लगातार कार्यकाल था वो 5 वर्ष 345 दिन का था, जिसको योगी आदित्यनाथ ने ब्रेक कर दिया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो अमृत भारत स्टेशन योजना है, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है? जब आप राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ रहे थे तो आपने उस सीरीज में इस प्रश्न को कवर किया है। तो याद रखिएगा, 149 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं जो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमेठी स्थित कोरवा आयुध फैक्ट्री में किन राइफलों का उत्पादन प्रारंभ हुआ है? तो याद रखिएगा, क्लांसिव को AK-203 असॉल्ट राइफल, इनका उत्पादन अमेठी स्थित कोरवा आयुध फैक्ट्री में प्रारंभ हो गया। यहां पर सीधा प्रश्न यह भी बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा कोरवा आयुध फैक्ट्री कहां पर है? तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा अमेठी में। और कोरवा आयुध फैक्ट्री में किन राइफलों का उत्पादन प्रारंभ हुआ? क्लांसिव को AK-203 असॉल्ट राइफल का। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, पूछा जा रहा है कि जो क्लांसिव को AK-203 असॉल्ट राइफल है जिसका निर्माण अमेठी के कोरवा आयुध फैक्ट्री में प्रारंभ हुआ, ये किस कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है? तो आपका जवाब होगा इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है गणतंत्र दिवस परेड 2023 में। यहां पर यह स्वाभाविक प्रश्न बनता है कि जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी जिसे तीसरा स्थान मिला है गणतंत्र दिवस परेड में, वो किस विषय पर आधारित थी? तो याद रखिएगा, अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित थी उत्तर प्रदेश की झांकी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप KGBV के नाम से जानते हैं, बालिकाओं की सुरक्षा हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। देखिए, इस प्रश्न को आपको 2-3 तरीके से समझना होगा। आपसे एक सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा कार्यक्रम आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश से संबंधित है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस उद्देश्य से चला गया? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं की सुरक्षा हेतु आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। कब किया गया? जनवरी 2023 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भोपाल में आयोजित 6वीं एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को 9वां स्थान मिला है 6वीं एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में। और उत्तर प्रदेश द्वारा 3 पदक जीते गए हैं और ये तीनों पदक कांस्य पदक है। अब देखिए, यहां पर आपको 2-3 बातें ध्यान में रखना है। सबसे मूल बात यह भी पूछी जा सकती है कि जो एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 आयोजित की गई, ये किस संस्करण की थी? तो याद रखिएगा, ये 6वीं थी। दूसरी बात,
आपसे सीधा प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो 6वीं एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, इसका आयोजन भोपाल में किया गया और उत्तर प्रदेश ने इसमें 9वां स्थान प्राप्त किया, 3 कांस्य पदक इसमें जीते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि छठा उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 2023 को छठा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और जो 2023 में उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया गया, ये छठा उत्तर प्रदेश दिवस था। अब ये प्रश्न बनता है कि जो छठा उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2023 को मनाया गया, इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था निवेश और रोजगार। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। निवेश और रोजगार विषय के साथ 24 जनवरी 2023 को छठा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। अब ये प्रश्न बनता है कि पहला उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 2018 में पहला उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया गया था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गंगा पर चलित प्रदर्शनी अर्थ गंगा का उद्घाटन कहां किया गया? तो याद रखिएगा वाराणसी में गंगा पर चलित प्रदर्शनी अर्थ गंगा का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया और ये उद्घाटन 12 जनवरी 2023 को किया गया। यानी गंगा पर जो चलित प्रदर्शनी अर्थ गंगा है, उसका सीधा संबंध आप कहां से स्टैब्लिश करेंगे? वाराणसी से। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किन 4 शहरों में G20 की 11 बैठकों का आयोजन किया जाएगा? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के जिन 4 शहरों में G20 की 11 बैठकों का आयोजन होगा, वो हैं लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर। यहां से कुछ पूर्व में परीक्षाओं में प्रश्न बना है। इन चारों शहरों का नाम आप याद रखेंगे, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा आम जनमानस की G20 में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए किस वॉकथॉन का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा नाम है रन फॉर G20। यानी ये जो रन फॉर G20 वॉकथॉन का आयोजित किया गया, इसका उद्देश्य क्या है कि आम जनमानस कैसे G20 समारोह से अपने आप को कोरिलेट करे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने वाली देश की पहली मुस्लिम लड़की कौन सी है? तो याद रखिएगा उनका नाम है सानिया मिर्जा। यानी सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम लड़की हैं जिनका चयन भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में हुआ है। और याद रखिएगा ये जो सानिया मिर्जा जी हैं, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली है। ये इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के स्पेशल के आधार पर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में मेडिकल कॉलेज में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया गया? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य के मेडिकल कॉलेज में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन 26 दिसंबर 2022 को किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस केंद्रीय जेल में कैदियों को परोसे जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले भोजन को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा उस केंद्रीय जेल का नाम है बुलंदशहर। यानी बुलंदशहर की सेंट्रल जेल में कैदियों को परोसे जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले खाने को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। कहां पर केंद्रीय जेल है? ये बुलंदशहर में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो बुलंदशहर की केंद्रीय जेल को 5 स्टार रेटिंग मिली है, ये रेटिंग किसके द्वारा दी गई है? तो याद रखिएगा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार की 141वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? तो याद रखिएगा वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार की 141वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो यहां पर 2 बातें याद रखेंगे कि जो महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार की प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये वाराणसी में, और महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार की कौन सी जयंती थी? तो याद रखिएगा 141वीं। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने किन 7 शहरों में मुख्यालय के साथ क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र अर्थात ZCC स्थापित किए हैं? तो याद रखिएगा ये 7 शहर है प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर। यानी जो भारत सरकार ने 7 शहरों में मुख्यालय के साथ क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, इन 7 शहरों में उत्तर प्रदेश का प्रयागराज शामिल है। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की कृषि आय को बढ़ाने और उसमें निवेश को आकर्षित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022। उत्तर प्रदेश की जो जैव ऊर्जा नीति है वो कब की है? 2022 की। और उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में कृषि आय को बढ़ाना और उसमें निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति है, इसके क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश नवीन एवं औद्योगिक ऊर्जा प्राधिकरण। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश नवीन एवं आधुनिक ऊर्जा विकास प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में UPNEDA के नाम से जाना जाता है। यानी UPNEDA द्वारा उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 का क्रियान्वयन किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रदेश की राज्यपाल द्वारा 2 दिवसीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया? तो याद रखिएगा वाराणसी में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया के द्वारा
2 दिवसीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। कहां पर? वाराणसी में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में नामित किया था? तो याद रखिएगा 12 दिसंबर को, इंपॉर्टेंट है, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में नामित किया गया था। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2017 में। तो याद रखेंगे 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस नामित किया गया था। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा देश के किन 3 हवाई अड्डों हेतु डीजी यात्रा का शुभारंभ किया गया? तो याद रखिएगा जो देश के 3 हवाई अड्डे हैं जहां पर डीजी यात्रा का शुभारंभ किया गया, उसमें वाराणसी, नई दिल्ली और बेंगलुरु के नाम आते हैं। यानी उत्तर प्रदेश का वाराणसी हवाई अड्डा है इकलौता जहां से डीजी यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। ये डीजी यात्रा का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। और वाराणसी के अलावा आप नई दिल्ली और बेंगलुरु का नाम भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा एक जिला एक खेल, यानी जिस प्रकार से एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था, उसी की तर्ज पर खेल को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? ODOS, इसका शुभारंभ किया है। अब ये जो ODOS है यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना है, इसमें शामिल करने तो कितने जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है? तो याद रखिएगा 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है। अब आइए उन जिलों के नाम को देख लेते हैं जहां पर उनके खेलों में बदलाव किया गया है। इसमें पहला जिला दिया गया है मथुरा। मथुरा का जो परिवर्तित खेल है, अब मथुरा में जूडो की जगह पर कुश्ती को यहां इस जिले का खेल निर्धारित किया गया, यानी मथुरा में जूडो की जगह पर कुश्ती। बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर में, इन 4 जिलों में बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स को खेल के रूप में दर्ज किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन खेल के तहत बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर, इन 4 जिलों में बैडमिंटन की जगह पर एथलेटिक्स का चयन किया गया है। वहीं अगर हम बात करें बहराइच की, तो बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल को लिया गया है। श्रावस्ती में बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी को खेल के स्वीकार किया गया है। और अगर हम बात करें झांसी, गोंडा और लखीमपुर खीरी, ये उत्तर प्रदेश के 3 ऐसे जिले हैं जहां पर बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी को खेल स्वीकार किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बदलाव हुए हैं, इनको आप जरूर याद रखेंगे। और टोटल जिलों की जो संख्या है वो है 10। अगर हम अन्य जिलों की बात कर लें खेल वाइज, तो अगर हम सबसे पहले कुश्ती की बात कर लें कि कुश्ती खेल को किन जिलों में लिया गया है, तो यहां पर वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया और महाराजगंज, इन जिलों में कौन सा खेल निर्धारित किया गया है? कुश्ती। अगर हम बात करें एथलेटिक्स की, तो एथलेटिक्स को मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया और मुजफ्फरनगर, इन जिलों में एथलेटिक्स को चुना गया है। क्लियर? अगला देखिए, यदि हम हॉकी की बात कर लें, तो हॉकी को प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद में स्वीकार किया गया। ठीक है, अगला बात करते हैं टेबल टेनिस का। टेबल टेनिस आगरा और कानपुर में, बैडमिंटन अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर में, वेट लिफ्टिंग मिर्जापुर और बिजनौर में, बॉक्सिंग बुलंदशहर और कुशीनगर में, तीरंदाजी सोनभद्र और ललितपुर में, फुटबॉल हाथरस में, तैराकी पीलीभीत में, शूटिंग बांदा में, कबड्डी कन्नौज में और प्रयागराज में लॉन टेनिस खेल को स्वीकार किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के अंतर्गत। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि काशी तमिल संगमम का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा काशी तमिल संगमम का आयोजन नवंबर से दिसंबर 2022 में वाराणसी में आयोजन किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो काशी तमिल संगमम था, इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन की एजेंसी कौन थी? तो याद रखिएगा काशी तमिल संगमम कार्यक्रम जो कि वाराणसी में हुआ, इसकी क्रियान्वयन एजेंसी IIT मद्रास और BHU थी। ये इंपॉर्टेंट है, IIT मद्रास और BHU। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का उद्घाटन कहां किया गया? तो याद रखिएगा यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में 22 नवंबर 2022 को किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन था, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, AICTE और यूनेस्को के इनोवेशन सेल के द्वारा यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर
47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण पदक को जीता है? यानी ICQCC 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के ऊंचाहार की NTPC ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण पदक जीता है। और किस क्षेत्र के लिए? तो ये गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर ये जो 47वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन थी इसमें स्वर्ण पदक को जीता है। किसने? उत्तर प्रदेश के ऊंचाहार की NTPC ने। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ICQCC 2022 के नाम से जान रहे हैं, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा इसका आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में 15 से 18 नवंबर 2022 के बीच किया गया। यानी ये जो 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें ऊंचाहार की NTPC ने स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में 15 से 18 नवंबर 2022 के बीच हुआ। अब यह प्रश्न बनता है कि ये जो 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है यानी ICQCC 2022 है, इसका विषय क्या था? तो याद रखिएगा इसका विषय था गुणवत्तापूर्ण प्रयासों के माध्यम से बेहतर निर्माण। गुणवत्तापूर्ण प्रयासों के माध्यम से बेहतर निर्माण यानी बिल्ड बैक बेटर थ्रू क्वालिटी एफर्ट्स। क्लियर है? यानी गुणवत्तापूर्ण प्रयासों के माध्यम से बेहतर निर्माण। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा बना? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन प्रयागराज जंक्शन बना नवंबर 2022 में। तो याद रखिएगा प्रयागराज जंक्शन उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन बना नवंबर 2022 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 था, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा 11 नवंबर 2022 को वाराणसी में प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। कहां पर? वाराणसी में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन कहां किया गया? तो याद रखिएगा ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अब देखिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो बात ये याद रखिए कि जो 2022 में भारत जल सप्ताह मनाया गया ये किस क्रम का था? तो 7वां था। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 7वां भारत जल सप्ताह मनाया गया नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में, ये कब से कब तक मनाया गया? तो ये 1 से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाया गया। अब अगला प्रश्न ये बन सकता है कि जो 7वां भारत जल सप्ताह ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में 1 से 5 नवंबर 2022 के बीच हुआ, इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग T20 कप में जो द्वितीय संस्करण का आयोजन है ये कहां पर किया गया? तो याद रखिएगा लखनऊ में सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग T20 कप के दूसरे संस्करण का आयोजन 31 अक्टूबर 2022 से किया गया। याद रखिएगा ये जो आयोजन है ये भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग T20 विश्व कप के दूसरे संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर दीपा मलिक जो कि पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, इनको सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग T20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसको? दीपा मलिक को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया 31 अक्टूबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में। और इस सेंटर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा योट्टा D1। ये जो योट्टा D1 है ये उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का सबसे बड़ा हाइपर डेटा स्केल सेंटर है। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश की किस धार्मिक नगरी में भगवान श्री राम के प्रतीक स्वरूप राज्याभिषेक और दीपोत्सव 2022 को शुभारंभ किया गया? तो याद रखिएगा 23 अक्टूबर 2022 को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम के प्रतीक स्वरूप का राज्याभिषेक किया और दीपोत्सव 2022 का शुभारंभ किया। कहां पर? अयोध्या में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो 6वां दीपोत्सव का आयोजन हुआ इसमें कुल कितने दीप प्रज्वलित करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो याद रखिएगा 15.76 लाख दीपक जले और इसके द्वारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया। और ये जो 2022 में दीपोत्सव हुआ ये किस क्रम का था? 6वां दीपोत्सव था। याद रखिएगा। और कितने दीप जले? 15.76। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 61वें राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में महिला लंबी कूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की शैली सिंह। उत्तर प्रदेश की शैली सिंह ने 61वें राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में महिला लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस प्रतियोगिता में संयुक्त स्कोर तालिका में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो याद रखिएगा 61वें राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान रहा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि राज्य में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है?
तो याद रखिएगा 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति कब की है, तो 2022 की। दूसरी बात कि इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली को विकसित करना। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 है, ये कब तक प्रभावी रहेगी। याद रखिएगा आगामी 5 वर्षों तक ये नीति प्रभावी रहेगी अधिसूचना की तिथि से। क्लियर है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने स्वामी रामानुजमचार्य की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया। तो याद रखिएगा अयोध्या में एक मठ है जिसका नाम है श्री यदुगिरी यतिराज मठ। क्या नाम है? श्री यदुगिरी यतिराज मठ। ये कहां पर है? अयोध्या में। यही मठ में स्वामी रामानुजमचार्य की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। और पूछा जा रहा है कि इस प्रतिमा का नाम क्या है। तो याद रखिएगा इस प्रतिमा का नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति कहां पर अनावरण किया गया, तो यदुगिरी यतिराज मठ अयोध्या में। और ये जो स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति है, ये किससे संबंधित है, तो स्वामी रामानुजमचार्य से। और स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति जो कि स्वामी रामानुजमचार्य जी से संबंधित है, इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक जिनका निधन 82 वर्ष की अवस्था में हो गया, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मुलायम सिंह यादव, 10 अक्टूबर 2022 को। यहां पर एक प्रश्न यह बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितनी बार मुलायम सिंह यादव रहे। तो याद रखिएगा 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, 1989 से 91 के बीच, 1993 से 95 तक और 2003 से 2007 तक 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव। और ये पूर्व में रक्षा मंत्री भी रहे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव इंटरनेशनल ज्यूरिस्टिक्स अवार्ड से उन्हें कब सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा 2012 में इंटरनेशनल ज्यूरिस्टिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको, मुलायम सिंह यादव को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया गया। तो याद रखिएगा मिशन निरामया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो मिशन निरामया है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। दूसरी बात, ये जो मिशन निरामया है इसका उद्देश्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव लाना। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है और इसका शुभारंभ कब हुआ, 8 अक्टूबर 2022 को। अगला पूछा जा रहा है कि लखनऊ में भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा 4 अक्टूबर 2022 को उम्मीद एक संस्था है, उम्मीद संस्था के द्वारा लखनऊ में भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे उम्मीद संस्था के द्वारा लखनऊ में भिक्षा से शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और याद रखिएगा कल आप लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य में इससे संबंधित एक तथ्य और भी पढ़ा था कि ऐसा कौन सा शहर है जिसने भिखारी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है, तो याद रखिएगा नागपुर जिला। क्लियर है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार की किस परियोजना के अंतर्गत किया गया। तो याद रखिएगा भारत सरकार ने एक स्माइल परियोजना प्रारंभ की है, इसको भी आपने पढ़ा था, जिसमें जो भी भिक्षावृत्ति के क्षेत्र में लोग लगे हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। इसी स्माइल परियोजना के अंतर्गत लखनऊ में उम्मीद नामक संस्था ने भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब ये जो स्माइल परियोजना है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपने कल पढ़ा था सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। क्या है स्माइल का फुल फॉर्म, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या क्या प्रश्न बन सकता है, यानी एसएस 2022 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न बन सकता है कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 है यानी एसएस 2022, इसमें प्रदेश के कुल कितने पुरस्कार प्राप्त किए। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश ने 12 पुरस्कार कुल प्राप्त किए हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अर्थात एसएस 2022 में। कितने पुरस्कार, 12। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस शहर 3 से 10 लाख जनसंख्या वाली कैटेगरी में किस शहर को फास्ट मूविंग मेडिकल सिटी पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा उस शहर का नाम है मुजफ्फरनगर। यानी 3 से 10 लाख जनसंख्या वाली कैटेगरी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को फास्ट मूविंग मेडिकल सिटी का पुरस्कार मिला है। और कुल पुरस्कार कितने मिले, 12। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 3 से 10 लाख जनसंख्या की कैटेगरी में किस शहर को सेल्फ सस्टेनेबल सिटी का पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा उस शहर का नाम है नोएडा। यानी नोएडा को 3 से 10 लाख जनसंख्या की कैटेगरी में सेल्फ सस्टेनेबल सिटी का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 10 से 40 लाख जनसंख्या की कैटेगरी में किस शहर को फास्ट मूविंग बिग सिटी का पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा मेरठ को 10 से 40 लाख जनसंख्या की कैटेगरी में फास्ट मूविंग बिग सिटी का पुरस्कार मिला है। किसको, मेरठ को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 10 से 40 लाख जनसंख्या की कैटेगरी में
किस शहर को अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का अवार्ड मिला? तो उसका नाम है कानपुर। यानी कानपुर वो शहर है जिसे 10 से 40 लाख जनसंख्या की कैटेगरी में अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का अवार्ड मिला है। किसको? कानपुर। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ये जो एसएस 2022 है, एसएस 2022 का मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, इसकी राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष 50 में शामिल प्रदेश के कितने शहर हैं? और ये जो शीर्ष 50 की बात हो रही है, 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में। यानी अगर मैं प्रश्न को और सरलीकृत कर दूं तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 से 10 लाख जनसंख्या की कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में शीर्ष 50 में उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? तो याद रखिएगा, इसमें उत्तर प्रदेश के 4 शहर शामिल हैं। नोएडा को ओवरऑल 5वां स्थान मिला है, अलीगढ़ को ओवरऑल रैंकिंग में 29वां स्थान, सहारनपुर को ओवरऑल कैटेगरी में 40वां स्थान और मथुरा को ओवरऑल कैटेगरी में 49वां स्थान मिला है। और ये जो शहर हैं चारों, ये कितनी जनसंख्या की श्रेणी में आते हैं? 1 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रैंकिंग में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली कैटेगरी में प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? तो याद रखिएगा, प्रदेश के 7 शहर शामिल हैं। यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश के 7 शहर, कितने शहर? 7 शहर शामिल हैं। किसमें? स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में। अब ये 7 शहर कौन कौन से हैं? गाजियाबाद 12वें स्थान पर, मेरठ 15वें स्थान पर, प्रयागराज 16वें स्थान पर, लखनऊ 17वें स्थान पर, वाराणसी 21वें स्थान पर, आगरा 23वें स्थान पर, कानपुर 29वें स्थान पर। क्लियर? यानी ये जो 7 शहर हैं, ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली कैटेगरी में शामिल हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग है, इसमें स्वच्छ छावनी श्रेणी में शीर्ष जो 20 हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की कितनी छावनी शामिल है? तो याद रखिएगा, ऑल ओवर इंडिया जो शीर्ष 20 स्वच्छ छावनी है, उसमें उत्तर प्रदेश की 3 छावनियों को शामिल किया गया। वाराणसी छावनी को ओवरऑल 15वां स्थान, शाहजहांपुर की छावनी को ओवरऑल 16वां स्थान और मथुरा की छावनी को ओवरऑल 17वां स्थान मिला है। यानी वाराणसी, शाहजहांपुर और मथुरा की छावनी है जो इसमें टॉप 20 में शामिल है और इनका क्रमशः स्थान भी 15, 16 और 17 है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले गंगा नगरों की श्रेणी में शीर्ष 5 में उत्तर प्रदेश के कितने नगर शामिल हैं? तो याद रखिएगा, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले गंगा नगरों में शीर्ष 5 में उत्तर प्रदेश के 3 नगर शामिल हैं। कितने नगर शामिल हैं? 3। इसमें बिजनौर पहले स्थान पर है, कन्नौज दूसरे स्थान पर और गढ़मुक्तेश्वर तीसरे स्थान पर शामिल है। तो याद रखेंगे, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले गंगा नगरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पहले स्थान पर है? बिजनौर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा नगरों की श्रेणी में शीर्ष 5 में प्रदेश के कितने नगर शामिल हैं? तो याद रखिएगा, 2 नगर शामिल हैं 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा नगरों की शीर्ष 5 कैटेगरी। क्लियर? यानी शीर्ष 5 में उत्तर प्रदेश के 2 नगर हैं और इसमें दूसरा स्थान है वाराणसी का और इसमें चौथा स्थान है प्रयागराज का। क्लियर? तो इसको भी याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 100 शहरों के स्थानीय निकायों से अधिक 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? यानी ऐसे प्रदेश जहां पर 100 शहरी स्थानीय निकाय से अधिक है, इन श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को 10वां स्थान मिला है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड यानी अनुपम श्रेणी में प्रदेश के किस शहर को शामिल किया गया? तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर नोएडा को प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड अर्थात अनुपम श्रेणी में शामिल किया गया। अगर हम बात करें सिल्वर श्रेणी यानी जिसको आप उज्जवल श्रेणी के नाम से जानते हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के 2 शहर शामिल हैं। पहला है मथुरा और दूसरा है अमरोहा। ठीक है, पहला है मथुरा और दूसरा है अमरोहा का गजरौला। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये किस में शामिल है? उज्जवल श्रेणी अर्थात सिल्वर श्रेणी में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किस शहर को स्वच्छता अभियान कार्यक्रम स्वच्छ भारत 2022 हेतु वहां से शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 2022 को प्रयागराज से, कहां से? 1 अक्टूबर 2022 को प्रयागराज से स्वच्छता अभियान कार्यक्रम स्वच्छ भारत 2022 की शुरुआत की गई और किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 अमेरिकी इतिहासकार बारबरा मेटकॉफ को दिया गया। तो याद रखिएगा, अमेरिका के एक इतिहासकार हैं जिनका नाम क्या है? प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ। और ये जो प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ साहब हैं, इनको सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अब ये प्रश्न बनता है कि ये जो प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ है, जो कि अमेरिका के इतिहासकार हैं, जिनको सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 मिला, ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, ये पुरस्कार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अर्थात AMU के द्वारा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल हुरून रिच लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 25 रईसों की लिस्ट में पहली बार
किसे शामिल किया गया? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के अलख पांडे, जिनको आप जानते हैं कि ये फिजिक्स वाला चलाते हैं, अलख पांडे यानी फिजिक्स वाला जो कि प्रयागराज से हैं, इनको इंटरनेशनल हुरून रिच लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 25 रईसों की लिस्ट में पहली बार शामिल किया गया। किसको? अलख पांडे को। अगला पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत में सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल कहां बनाया गया? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल लखनऊ में बनाया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में उत्तर प्रदेश की जो ओवरऑल रैंकिंग है वो 18वीं रैंकिंग है और उत्तर प्रदेश का जो स्कोर है वो है 694.74, यानी 694.74 स्कोर के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में उत्तर प्रदेश का ओवरऑल रैंक 18वां है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिव्य दीपोत्सव 2022 हेतु मोबाइल ऐप और प्रतीक चिन्ह यानी लोगो का विकास किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, दिव्य दीपोत्सव 2022 के लिए जो मोबाइल ऐप और प्रतीक चिन्ह विकसित किया गया वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के द्वारा किया गया। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कहां पर है? तो आपका जवाब होगा अयोध्या में, और इन्हीं विश्वविद्यालय के द्वारा दिव्य दीपोत्सव 2022 के लिए मोबाइल ऐप और प्रतीक चिन्ह का विकास किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 है, इसमें पदक तालिका में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। और याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय खेल 2022 है ये कौन सा संस्करण था? 36वां। और दूसरी बात, ये जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 है इसका आयोजन कब हुआ? तो ये 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच हुआ और उत्तर प्रदेश का इसमें ओवरऑल कौन सा स्थान है? 8वां। अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 है जिसमें उत्तर प्रदेश का ओवरऑल 8वां स्थान है, इसमें उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा, 56 पदक कुल जीते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में, जिसमें 20 स्वर्ण, 18 रजत और 18 कांस्य। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 35 किलोमीटर पैदल चाल में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के एक एथलीट है जिनका नाम है राम बाबू। क्या नाम है? राम बाबू। यानी उत्तर प्रदेश के एथलीट राम बाबू ने 35 किलोमीटर पैदल चाल में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रदेश के किस एथलीट ने राष्ट्रीय खेल 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा, मेरठ की पारुल चौधरी जी ने राष्ट्रीय खेल 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और उत्तर प्रदेश ने कुल 20 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये जो पारुल चौधरी को 2 स्वर्ण पदक मिला है, एक मिला है एथलेटिक्स की 5000 मीटर में और दूसरा मिला है 3000 स्टीपल चेंज में। क्लियर है? 5000 मीटर की एथलेटिक्स में और 3000 की स्टीपल चेज में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम 2022 में उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया कौन सा पुरस्कार? तो याद रखिएगा, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022, यानी उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला पहली बार। और ये किस कार्यक्रम के दौरान मिला? आरोग्य मंथन कार्यक्रम 2022, और आयोजन कहां हुआ? दिल्ली में। यानी आरोग्य मंथन कार्यक्रम 2022 कहां हुआ? दिल्ली में। कब से कब तक हुआ? तो 25 से 26 सितंबर 2022 के बीच। और उत्तर प्रदेश को कौन सा पुरस्कार मिला? आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का शुभारंभ कब किया गया? तो याद रखिएगा, 16 सितंबर 2022 को। कब? 16 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का शुभारंभ किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गुवाहाटी में आयोजित 75वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है। किसमें? 75वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में। यानी 75वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियन 2022 में उत्तर प्रदेश का ओवरऑल 9वां स्थान है। ये जो 75वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2022 है, इसका आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, गुवाहाटी में। और आयोजन कब से कब तक? तो 6 से 10 सितंबर 2022 के बीच। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक हासिल किए इसमें? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने कुल 4 पदक हासिल किए, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी? तो याद रखिएगा, मिर्जापुर के चुनार में, यानी मिर्जापुर के चुनार शहर में लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी गई केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र क्षेम-1 का उद्घाटन कहां किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो याद रखिएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में क्षेम-1 का उद्घाटन किया गया। और ये जो क्षेम-1 है ये किससे संबंधित है? तो ये योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है। और इसका उद्घाटन किसने किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कहां पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने मेरठ में किस योजना के तहत
छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किया। तो याद रखिएगा, मेरठ में जो छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटा गया, ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत, और जो स्मार्टफोन दिया गया ये स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत। तो याद रखेंगे, टैबलेट बांटा गया मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत और स्मार्टफोन बांटा गया स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसके अतिरिक्त किस योजना के तहत लाभार्थियों को घरोनी वितरित किया गया, यानी प्रॉपर्टी कार्ड, यानी घरोनी यानी प्रॉपर्टी कार्ड किस योजना के तहत, तो भू स्वामित्व योजना के तहत। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने किस मार्ग पर स्थित घाघरा नदी के कमरिया घाट पर सेतु का लोकार्पण किया। तो याद रखिएगा, गोरखपुर में सिकरीगंज, बेलघाट, लोहरैया, शंकरपुर, बाघाड़ मार्ग, ठीक है, ये कहां पर है, गोरखपुर में। इस मार्ग पर घाघरा नदी पर कमरिया घाट सेतु का लोकार्पण किया गया। और ये जो कमरिया घाट सेतु है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1412.45 मीटर, 1412.45 मीटर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रदेश में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का शिलान्यास कहां किया गया। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, मिर्जापुर के चंदौली में उत्तर प्रदेश का इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का शिलान्यास किया गया 8 अगस्त 2022 को। कहां पर, चंदौली में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इजराइल द्वारा उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस को किस योजना के तहत प्रौद्योगिकी प्रदान की गई। तो याद रखिएगा, भारत इजराइल कार्य योजना अर्थात IIAP के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो याद रखिएगा, डेलाइट इंडिया, यानी डेलाइट इंडिया के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और उद्देश्य क्या है, उत्तर प्रदेश का जो अर्थव्यवस्था है उसे $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का। और यह लक्ष्य कब तक प्राप्त करने की समय सीमा है, 2027 तक। यानी 2027 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने डेलाइट इंडिया के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कब तक, 2027 तक। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रदेश के सरकारी कर्मियों की सेवा संबंधित विवादों का निपटारा करने के उद्देश्य से किस कार्यालय भवन का शिलान्यास किया गया। तो याद रखिएगा, लखनऊ पीठ में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण लखनऊ पीठ का के कार्यालय भवन का शिलान्यास हुआ। और ये जो भवन है ये किससे संबंधित सहयोग देगा, तो ये सरकारी कर्मियों की सेवा संबंधित विवादों को सॉल्व करने के लिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का आयोजन जुलाई 2022 में हुआ, ये कहां पर किया गया। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का आयोजन जुलाई 2022 में किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा एक आम मेगा क्लस्टर लखनऊ में स्वीकृत किया गया, इसके तहत लखनऊ के आम को किस ब्रांड से जाना जाएगा। तो याद रखिएगा, लखनऊ के आम को काकोरी ब्रांड के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से, काकोरी ब्रांड के नाम से। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा, 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। अगर यह पूछा जाए कि प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहां से किया, तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है जालौन। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई तहसील के कैथेरी गांव से, कहां से, कैथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा, 296.070 किलोमीटर लंबाई है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। कितनी है, 296.070। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रारंभ स्थान। तो याद रखिएगा, चित्रकूट के भरतकूप से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रारंभ है। और अगर पूछा जाए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की समाप्ति कहां पर है, तो याद रखिएगा, इटावा में एक जगह है जिसका नाम है कुदरैल। तो इटावा के कुदरैल में ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे समाप्त होता है। आपने ये पढ़ा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं, जिसमें चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा है। इन जिलों के नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अयोध्या में नया घाट चौराहे को किस प्रसिद्ध गायिका की स्मृति चौक के रूप में विकसित किया गया। तो याद रखिएगा, लता मंगेशकर स्मृति चौक, यानी ये जो लता मंगेशकर स्मृति चौक है ये कहां पर बनाया गया, तो अयोध्या के नया घाट चौराहे पर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता। तो याद रखिएगा, कानपुर की पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता। और यह खिताब कब जीता, जून 2022 में, पल्लवी सिंह ने। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का आयोजन कहां किया गया। तो याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया के योसू में। कहां पर, दक्षिण कोरिया के योसू में। तो अगर हम एक लाइन में समराइज कर दें तो दक्षिण कोरिया के योसू में आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 में खिताब जीता कानपुर की पल्लवी सिंह ने। क्लियर है। तो इस प्रकार यहां पर उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी करंट थे वो यहां पर
कंप्लीट करा दिए गए। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।